अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा करते। बिलाखिर वही हुआ जिसका इंदिया हम आपको पहले दे चुके थे। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने कुल्हाड़ा चला दिया है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने 63A से मुतालिक रिव्यू पिटिशन को एक्सेप्ट करते हुए जो तशरी का फैसला 17 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुनाया था, उसको कलअदम करार दे दिया है। यानी जो डिफेक्शन क्लॉज है, अब डिफेक्शन क्लॉज उस मेंबर के ऊपर तो लगेगी, इस अंदाज में लगेगी कि अगर वो फ्लोर क्रॉस करता है तो उसको पार्लिमानी लीडर की एडवाइस पे, इंस्ट्रक्शंस पे जो इंप्लीकेशंस है वो भुगतना पड़ेंगे। यानी वो डी सीट हो जाएगा लेकिन उसका वोट शुमार होगा। 63A की जो तशरीह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में की थी, मैं जरा थोड़ा सा उसका हवाला आपके सामने रखना चाहता हूं। उस वक्त डॉक्टर आरिफ अलवी जो प्रेसिडेंट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो तशरीह का मामला है वो रेफरेंस की सूरत में भेजा था, जिसके बाद 5 रुकनी लार्जर बेंच जिसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन थे, जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदूखेल थे, जिसमें जस्टिस मजहर आलम मियां खेल थे। ये 5 जजेस थे जिनमें से 3 जजेस का अक्सरियती फैसला था, जिसमें उन्होंने 63A की तशरीह इस तरह से की थी कि उन्होंने कहा था कि वोट ना तो वोट शुमार होगा और मेंबर भी डी सीट हो जाएगा। यानी अगर आप फ्लोर क्रॉस करते हैं, पार्लिमानी लीडर की इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ चलते हैं और आप किसी और को वोट कास्ट कर देते हैं, जिसको आपका पार्लिमानी लीडर कहता है उसको नहीं करते, तो ना सिर्फ ये कि आपका वोट शुमार नहीं होगा बल्कि आप अपनी सीट से भी हाथ धो बैठेंगे। और उस वक्त आपको पता है कि अदम एतमाद का मामला था और फिर वही मामला हमने पंजाब के अंदर देखा, चौधरी परवेज इलाही साहब के केस के अंदर, फिर हमजा शहबाज के केस के अंदर, और उस वक्त जो कुछ हो रहा था वो सबके सामने था। लेकिन अब वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 साल से ये रिव्यू पिटिशन लगी हुई थी, इसको टेकअप नहीं किया जा रहा था। इसके 2 एस्पेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 ये कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस आने के बाद मैंने उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस को बड़ी तफसील से पढ़ा है। उसके अंदर फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट है, यानी जो पहले केस लगा है, जो पहले मौजूद है, आपको उसे टेकअप करना है, ना कि ये कि बाद में अगर कोई रिव्यू आता है या पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के पास आती है और वो उसको टेकअप कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो बैकलॉग बहुत ज्यादा है, केसेस तो बहुत सारे हैं, पेंडेंसी ऑफ द केसेस भी है। आपने रिव्यू पिटिशन जो आर्टिकल 63A से मुतालिक है उसको मेलाफाइड इंटेंशन में टेकअप कर लिया और उसके बाद इतनी उजलत में फैसला सुनाया कि एक फरीक नाराज है, वो बेंच के ऊपर एतराज उठा रहा है। ना सिर्फ ये कि वो फरीक नाराज है बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस नाराज हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस कमेटी में नहीं बैठ रहे। जस्टिस मुनीब अख्तर यानी मंसूर अली शाह साहब जो सीनियर प्यूनी जज हैं, वो बेंचेस वाली कमेटी के ऊपर एतराज उठा रहे हैं, वो बैठे नहीं। आपने अपनी मर्जी का जज शामिल करके मर्जी का बेंच फिक्स कर दिया। उस बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर बैठे नहीं, यानी उन्होंने रिक्यूज भी नहीं किया, उन्होंने खत लिखा। आपने बावजूद इसके कि जस्टिस साहब ने बैठने से इनकार नहीं किया, आपने एक नया बेंच अपनी मर्जी का बनाया, उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, नईम अख्तर अफगान को ऐड किया, मर्जी की कॉम्पोजिशन बनाई। पहले जो फैसला मैं बहुत पहले बता चुका था कि यह फैसला 4-1 से आता, मगर जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल बाहर करने के बाद, जस्टिस नईम अख्तर अफगान को ऐड करने के बाद यह फैसला कंसेंसस के साथ आया है, 5-0 से आया है। अब फैसला तो आ चुका, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एस्टैब्लिशमेंट जो करना चाह रहे हैं उसमें उनको पहली कामयाबी मिल गई है। और इस पहली फतह के साथ ही इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त हलचल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसले से बहुत पहले, उनको नजर आ रहा था कि आज ये फैसला उनके हक में आएगा, जो वो चाह रहे हैं ऐसा ही होगा। उन्होंने अपने अरकान को फौरी तौर पर इस्लामाबाद पहुंचने का कह दिया था। अब लोग इस्लामाबाद पहुंचेंगे और आज सुबह हमने ये खबर आपको दे दी थी कि ये जो आईनी तरमीम का बिल है ये पार्लियामान के अंदर 8 अक्टूबर को लाया जाएगा। मैं फिर तारीख दे रहा हूं, मैं रीइटरेट कर रहा हूं, 8 अक्टूबर को ये मामला आएगा, ये पार्लियामान से कंसेंसस के साथ मंजूर कराया जाएगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा इफ भी है, यानी वो इस वजह से है कि सेनेट के अंदर तो हाउस पूरा नहीं है। केपी में अभी तक सेनेट का इंतखाब ही नहीं हुआ, इनकम्प्लीट हाउस। और यही बात आज शाह महमूद कुरैशी ने अडियाला जेल से की है कि आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं बिलावल साहब, ये जो 73 के आइन के तनाजुर में आप बार बार बात करते हैं, जिसका क्रेडिट पीपल्स पार्टी लेती है, आपके नाना ने 73 का आइन जो है मंजूर कराने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, उसको ड्राफ्ट करने में आप लुटिया डबोएंगे। आप उस आइन की पासदारी, आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बातें करते करते वो काम करने जा रहे हैं कि आपका नाम स्याह हरूफ पे लिखा जाएगा। हाउस पूरा नहीं है, अपर हाउस पूरा नहीं है। आप ये उजलत के अंदर कानून साजी, ये
आईनी तरमीम करने जा रहे हैं, ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगी। अब बात यह है कि करने वालों ने और कराने वालों ने दोनों ने जहन बनाया हुआ है। उन्होंने किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को फिक्स करना है, किसी तरीके से पीटीआई को कॉर्नर्ड करना है। आज शाम 4 बजे यानी अब से कुछ देर बाद मौलाना फजल रहमान साहब जमीयत उलमा इस्लाम फी के सरबराह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। जाहिर है मौलाना के लिए भी एक बहुत बड़ा धचका है। अब से पहले हुकूमत मौलाना की गागर से पानी भर रही थी, बार बार आके मिन्नतें और तरले कर रही थी कि हमें आपका वोट चाहिए, मगर अब जब मौलाना डटे रहे, खड़े रहे, रेजिस्टेंस का इस्तारा बने रहे, तो उसके बाद हुकूमत ने और एस्टैब्लिशमेंट ने प्लान बी पे अमल किया। आर्टिकल 63A की जो रिव्यू पिटिशन है वो मेलाफाइड इंटेंशन पे थी, ये क्लियर हो गया इस फैसले के साथ ही। अब देखना ये है ना कि मौलाना फजल रहमान शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ धड़न-दस्ता करते हैं। देखिए मौलाना के पास स्ट्रीट पावर तो है, वो बाहर आ सकते हैं, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने कल डी चौक में एहतजाज की कॉल दी हुई है, अगर ये इकट्ठी हो जाती है ऑपोजिशन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो हुकूमत का नाटका बंद होगा। लेकिन अगर मौलाना फजल रहमान साहब को ऐसी बात करते हैं कि जिसमें कहीं ना कहीं कंसेंसस का एलिमेंट मौजूद है, तो फिर हुकूमत जो करना चाह रही है, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, अगर वो इनको शामिल कर लेते हैं तो फिर वो शिकें, जैसे मैंने अर्लियर व्लॉग में कहा था, जो कंसेंसस के साथ हो सकती है वो तो शायद मंजूर करा ली जाए। लेकिन ये सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का मामला या फिर फौज के हाथ मजबूत करने वाला मामला, शायद यहां पर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो। आज ही फैसल वॉडा साहब ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार किया जा रहा था, और हमेशा की तरह उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रुकेदा गया है। लाशें गिरने की बात की गई है कि जी वो लाशें गिराना चाहते हैं, लाशों पे सियासत करना चाहते हैं, डी चौक में आ रहे हैं, रेड जोन के अंदर आ रहे हैं, इजाजत नहीं दी जाएगी, और फिर वो धमकी आमेज जो लहजा है वो भी देखने और सुनने को मिला है। अब इस वक्त सारा दारोमदार इस्लामाबाद के अंदर होने वाली कानून साजी पे है। मुल्क की सियासत का धारा, रुख और समत यही आईनी तरमीम तय करेगी, और अगर ये आईनी तरमीम हो जाती है जिसको मार्शल लॉ के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है, तो फिर आप देख लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो चेहरा आपको अभी नजर आ रहा है वो चेहरा नहीं होगा, जजेस को उखाड़ बाहर किया जाएगा। और अब देखना तो ये भी है ना कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर से क्या आवाज उठती है, वो सरप्राइज क्या है कि जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए आएगा। व्हाट जस्टिस मंसूर अली शाह एंड जस्टिस मुनीब अख्तर हैज टू से, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। और अगर कहीं फुल कोर्ट मीटिंग की बात की जाती है, या तो फुल कोर्ट मीटिंग या फिर जाहिर है रेजिग्नेशन वाला ऑप्शन, वो कहते हैं ना कि अगर दिल में बुरा जाने तो फिर ये आपके ईमान का आखिरी दर्जा है। तो देखना यह है कि जजेस ईमान के पहले दर्जे पे हैं या फिर आखिरी दर्जे पे हैं। इसके लिए इंतजार करते हैं। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट ये थी कि मैं ये जो अभी डिटेल्स आ रही हैं, अपडेट्स आ रही हैं, वो आपके गोश गुजार कर दूं। अगर आवाज पहुंची हो तो यकीनन इसको लाइक और शेयर करना इसलिए जरूरी है कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।